नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है स्मार्ट बायो एजुकेशन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने कोशिका विभाजन शुरू कर दिया था और कोशिका विभाजन के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा था और कोशिका चक्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कोशिका का समसूत्री विभाजन। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप सभी लोग इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है, हम लास्ट वीडियो में इसको डेफिनेशन को डिस्कस कर चुके थे। समसूत्री विभाजन परिभाषा कैसे कहेंगे? ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान हो, समसूत्री विभाजन कहलाता है। कहाँ होता है ये? एग्जाम्पल, कायिक कोशिका और अलैंगिक जनन में। ये है समसूत्री विभाजन। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में 46 डिवीजन होके भी 46 और 46 गुणसूत्रों की संख्या रहे। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ये डेफिनेशन होगी इसकी। इसकी 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं? प्रोफेज नंबर 1, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और 5वीं है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। इन 5 अवस्थाओं का हम अभी अध्ययन करेंगे। ये अवस्थाएं कैसे कैसे कार्य करती है और कैसे कैसे कोशिका का विभाजन होता है। तो जब इंटरफेज समाप्त हो जाती है, मतलब G1, S और G2 अवस्था जब समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद अवस्था आती है विभाजन की अवस्था। तो सबसे पहली अवस्था है प्रोफेज अवस्था, जिसकी हम बात करने वाले हैं। प्रोफेज अवस्था, इस अवस्था में क्या क्या घटनाएं होती है? तो सबसे पहले बात, हमने जब पिछला लेसन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एक गुणसूत्र होता है जो गुणसूत्र बिंदु से जुड़ा रहता है, सेंट्रोमियर, याद हो आपको। और जब सेंट्रोमियर इस तरीके से विभाजित हो जाता है तो इसको कहते हैं अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड, और 2 अर्ध गुणसूत्रों में बढ़ जाता है। और जब ये दोनों अर्ध गुणसूत्र बिंदु से पृथक हो जाते हैं तो ये पूर्ण गुणसूत्र बन जाते हैं। इस तरीके से, मतलब एक गुणसूत्र से क्रोमेटिड बनकर 2 गुणसूत्रों का निर्माण हो रहा है। आप ये देखिए, यह तो हो गया पूर्ण गुणसूत्र नंबर 1,
नंबर 2, इससे बने 2 अर्धगुणसूत्र और एक गुणसूत्र ये रहा, और नंबर 2 वाला ये रहा। इससे बन के फिर पुनः 2 गुणसूत्र। तो ये विभाजन की प्रक्रिया इस समसूत्री विभाजन में पाई जाती है। तो सबसे पहली अवस्था है प्रोफेज अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, हमें पता है कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र, क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका ये पाए जाते हैं, और इसके पास पाया जाता है सेंट्रोमियर। इसके बारे में हम जानते हैं, हम कोशिका का जो सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें पढ़ के आए हैं सब कुछ। इस अवस्था में जब आती है कोशिका प्रोफेज अवस्था में, तो केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका वगैरह सब विलुप्त हो जाते हैं, और सारे गुणसूत्र जो कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। तो ये सभी गुणसूत्र कहाँ जाते हैं, कोशिका द्रव्य में, और ये अर्ध गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। तो हम यहाँ पर 3-4 गुणसूत्र ले लेते हैं अलग अलग, इस तरीके से समझने के लिए। ये एक गुणसूत्र है जो 2 क्रोमेटिन में बदल चुका है, इस तरीके से। ये गुणसूत्र है, और हमारा जो सेंट्रोसोम है वो भी 2 भागों में बढ़ जाता है यहाँ पे, और विभाजित होकर वह अलग अलग होकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब गुणसूत्र जो कोशिका है उसकी विपरीत दिशा की ओर गमन करने लग जाता है। तो इस अवस्था को कहते हैं हम प्रोफेज अवस्था। तो इस अवस्था में क्या क्या बातें हुई कि केंद्रक, केंद्रिका और अन्य झिल्ली कोशिका नष्ट हो गए, केवल क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन तंतु, हिस्टोन प्रोटीन और गुणसूत्र शेष रहे, और तारकाय शेष रहा। तारकाय का विभाजन पहले हो जाता है, हमें पता है G2 अवस्था में। तारकाय विभाजित होकर विपरीत ध्रुव में जाने लग गया, और गुणसूत्र क्रोमेटिन में बदलकर पृथक पृथक रूप से स्पष्ट दिखाने लग गए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उपस्थित जितने भी क्रोमेटिन तंतु थे वो चारों ओर जो इसके अंदर भरे हुए कोशिका द्रव्य के अंदर, जो कोशिका द्रव्य में भरे हुए वो गुणसूत्रों के चारों ओर आकर संघनित करके इनको मोटा बना देते हैं। तो यह अवस्था कहलाती है प्रोफेज अवस्था। अगली अवस्था होती है मेटाफेज अवस्था। अब मेटाफेज अवस्था के बारे में बात करते हैं। मेटाफेज नाम बता रहा, मेटाफेज बीच की अवस्था। देखिए यह कोशिका है, कोशिका में गुणसूत्र बीचों बीच आकर व्यवस्थित हो जाते हैं इस तरीके से। नंबर 1 बात, मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते बीचों बीच आकर, और जो तारकाय है ये दोनों विपरीत ध्रुव पे आ जाता है। तारकाय विपरीत ध्रुव पे आ गया। हमने जब गुणसूत्र की संरचना पढ़ी थी तो हमने देखा था, जो गुणसूत्र बिंदु है सेंट्रोमियर, उसके ऊपर एक छोटा सा उभार जैसी संरचना होती है जिसे हमने बोला था काइनेटोकोर। यहाँ पर इस तरीके से काइनेटोकोर हमने बोला था। तो इस अवस्था के अंदर कोशिका द्रव्य में उपस्थित ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये प्रोटीन तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है, और ये काइनेटोकोर से आकर जुड़ जाते हैं इस तरीके से।
तो इसको मेटाफेज अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के अंदर गुणसूत्र छोटे, मोटे और कोशिका के बीचों बीच आकर व्यवस्थित हो जाते हैं और तर्कु तंतुओं द्वारा गुणसूत्र बिंदु या काइनेटोकोर जुड़ जाता है। और यह अवस्था गुणसूत्र अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, क्योंकि इसके अंदर गुणसूत्र का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इस अवस्था में आगे क्या होता है कि जो गुणसूत्र हैं, अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड है, ये बीच में से पृथक होने लग जाते हैं इस तरीके से। ये पृथक पृथक हो गए, बिल्कुल पृथक पृथक होने लग जाते हैं और इस तरीके से ये यहाँ से पृथक हो गए। तो ये अवस्था कहलाती है मेटाफेज अवस्था। इसके बाद की अवस्था है एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा कि तर्कु तंतुओं द्वारा गुणसूत्रों को अपने अपने ध्रुवों की ओर आकर्षित कर खींच लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं इनको, तारक का है, और ये है गुणसूत्र। आप देख रहे हैं कि जो गुणसूत्र की भुजाएं जब तर्कु तंतु खींचते तो मध्य की ओर और गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर जा रहा है। ये ध्रुव की ओर है और ये मध्य भाग की ओर है, और धीरे 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 इस स्पिंडल फाइबर के द्वारा गुणसूत्रों को अपने अपने ध्रुव की ओर बुला लिया जाता है या एक तरफ एकत्र कर लिया जाता है। यह अवस्था कहलाती है एनाफेज अवस्था। इस अवस्था के बाद जो अंतिम अवस्था आती है वो है टेलोफेज। टेलोफेज अवस्था। टेलोफेज अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर चल जाते हैं और केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। केंद्रक का निर्माण इधर भी हो जाता है, वापस इधर भी जाता है, केंद्रिका का निर्माण, और गुणसूत्र पुनः अपनी ओर ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और फिर अन्य झिल्ली कोशिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण शुरू हो जाता है। गोल्जी बॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है दोनों तरफ, और पट्टिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से वापस कोशिका के मूल संरचना वापस आने लग जाती है, और एक जो मात्र केंद्रक है उससे द्विगुणित मात्र कोशिका से द्विगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये द्विगुणित पुत्री कोशिकाएं।
इसको बोलते हैं हम समसूत्री विभाजन। अब इस विभाजन के अंदर केंद्रक का विभाजन हो चुका है, गुणसूत्रों का विभाजन हो चुका है, लेकिन जो इनके मध्य कोशिका द्रव्य है अभी उपस्थित, ये कोशिका द्रव्य जो भरा हुआ है, इसका विभाजन होना शेष है। तो जो अगला फेज है वो है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। पांचवी अवस्था, यह विभाजन की अवस्था दो भागों में बटी हुई है। जंतुओं में, एनिमल के अंदर जो विभाजन का तरीका है वो है कोशिका खांच विधि, सेल फेरो मेथड। और जो पादपों में है उसे बोलते हैं कोशिका पट्ट विधि, सेल प्लेट मेथड से कहा जाता है। तो ये तो होता है जंतु कोशिकाओं में, ये होता है पादप कोशिकाओं में। कैसे होता है, सबसे पहले बात करते हैं जंतु कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आप बाहर देख रहे हैं कंप्लीट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में से सिकुड़ने लगती है और बाहर से केंद्र की ओर सिकुड़ती है। ये बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन का खिसकना। तो ये सेल मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की ओर होगी और अंत में ये पूर्ण रूप से इस तरीके से चिपक कर, ये बीच का स्टेप हो गया नंबर 2, नंबर 1, और अंत में संपूर्ण कोशिका अलग हो जाएगी इससे। और वही केंद्रक, केंद्रिका, केंद्र, केंद्रिका और अन्य झिल्लीय कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, हाउस, हाँ, इन सभी का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो विभाजन की अवस्था है ये है जंतु कोशिकाओं में। इसको बोलेंगे हम कोशिका खांच विधि, कोशिका द्रव्य की विभाजन की अवस्था। दूसरा है पादपों में कोशिका पट्ट विधि, चूँकि हम जानते हैं कि पादपों के अंदर पाई जाती है कोशिका भित्ति, ये सब हम जानते हैं। और कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है, ये भी हम जानते हैं, और वो बहुत दृढ़ पदार्थ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की, लेकिन कोशिका भित्ति काफ़ी हार्ड होती है। तो कोशिका का विभाजन जो पादप कोशिकाओं में है, इस वजह से कोशिका पट्ट विधि से होता है। ठीक है, कोशिका पट्ट विधि कैसे काम करती है इसके बारे में बात करते हैं हम। कोशिका पट्ट विधि, मान लीजिए पादप कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी का निर्माण हो चुका है, और इन गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा बहुत सारी पुट्टिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट भरा रहता है। ठीक है, ये वाली पुट्टिका है, अलग से इंडिकेट कर लेते हैं। ये पुट्टिका क्या करती है, कोशिका के बीचों बीच जाकर दोनों तरफ से केंद्र से बाहर की ओर जमने लग जाती है इस तरीके से। और एक कोशिका प्लेट का निर्माण कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट।
फ्रेगमोप्लास्ट, और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट होते हैं जो बीचों बीच बन रहते हैं। एक तरीके से ये मध्य फलभित्ति का कार्य कर रही है, आप यूँ समझ सकते हैं। और जब ये परत बन जाती है तो दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती है, और ये जो विभाजन है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर। यह है बाहर से अंदर की ओर, और यह है अंदर से बाहर की ओर, ये केंद्र से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो यह अंतर हो गया दोनों के अंदर। ये जो खांच विधि है वो बाहर से अंदर की ओर, जो पट्ट विधि है अंदर से बाहर की ओर, और एक कोशिका पट्ट का निर्माण करती है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का जमाव होता है। इस तरीके से पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। तो ये पांचों अवस्थाएं हैं कोशिका के समसूत्री विभाजन की। अब बात करते हैं कि महत्व क्या है समसूत्री विभाजन का, इस मुद्दे पे बात करते हैं। तो जो 4-5 टॉपिक हैं मेन जो समसूत्री विभाजन के महत्व को समझाते हैं। समसूत्री विभाजन का महत्व, पहला, कायिक वृद्धि करता है। जितने भी हमारा जो शरीर है जो भी ग्रोथ कर रहा है वो समसूत्री विभाजन का ही वजह से ही कर रहा है, क्योंकि हमारा अस्तित्व क्या एक जायगोट में था, एक कोशिकीय सेल के अंदर था, और उससे हम इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। तो पहला काम क्या है, कायिक वृद्धि। दूसरा है अलैंगिक जनन। तीसरा शारीरिक मरम्मत, हमारे बॉडी में कहीं से भी डैमेज हो जाती है तो रिपेयर होती है, तो शरीर की मरम्मत करता है। तीसरा है युग्मक जनन की गुणन प्रावस्था में, ये आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे कैसे होता है। अलैंगिक जनन, युग्म जनन गुणन प्रावस्था के अंदर, और शारीरिक। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं जो कोशिका के समसूत्री विभाजन का। कायिक वृद्धि या कायिक जनन बोल दिए आप, अलैंगिक जनन बोल दीजिए आप, शारीरिक मरम्मत बोल दीजिए, और युग्म जनन की गुणन प्रावस्था। इन सभी जगह कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो उम्मीद है कोशिका का जो समसूत्री विभाजन का जो टॉपिक है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा, और उसमें क्या क्या बेसिक फंडामेंटल है उसके बारे में पता चल गया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो सके। थैंक यू।